हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रीज़न है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की चल रही है। तो लास्ट लेसन हमारी इन्वायरमेंट पे थी। इन्वायरमेंट में हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया था, जो कि फर्स्ट हमने देखा था इंडियाज़ का अपडेटेड एनडीसी एंड देन एनर्जी कंजर्वेशन बिल, जिसमें कि हमने सिर्फ प्रोविज़न ही डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसमें कि ईच एंड एवरी पॉइंट अबाउट इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने डिस्कस किया था। तो मेक श्योर कि आप लोग लास्ट लेसन ज़रूर देख लिए हो, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपको नेक्स्ट लेसन समझने में। नेक्स्ट आते हैं ओशन थर्मल एनर्जी एंड देन यहाँ पे हम लोग कोस्टल रीजन कंजर्वेशन देखें कि कोस्टल रीजन में क्लाइमेट चेंज के कारण जो इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट, तो उसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या सरकार इनिशिएटिव लेकर आ रही है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन अर्थ गंगा इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो इसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड देन जो न्यू रामसर साइट्स इंक्लूड हुए हैं और जो प्रीवियस है हमारे देश में, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी के साथ। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत, जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है इंडिया का फर्स्ट ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं और हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं। अब हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी की बात करेंगे। ओके, तो ये जो प्लांट लगाया जाएगा इसमें कैपेसिटी होगा 65 किलोवाट का। और कहाँ पे ये प्लांट आपका लगाया जा रहा है? तो दिस इज़ इन लक्षद्वीप। और हमारे यहाँ की सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोग किसी भी देश की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग इसकी सेटअप बैठाएंगे। ये जो प्लांट होगा इसमें जो पावर होगी वो लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनाइजेशन से होगा, जो कि डीसैलिनाइजेशन प्लांट पे बेस्ड होगा। और इससे क्या कर पाएंगे हम लोग, जो सी वाटर है उसको कंजर्व कर पाएंगे। ओके, सॉरी, नॉट कंजर्व कर पाएंगे, इसको कन्वर्जन कर पाएंगे सी वाटर को पोटेबल वाटर में। तो जितने भी सी वाटर होते हैं वो आपको पता है कि उतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सी वाटर जो है समटाइम्स आप देखो कि इसको पोटेबल वाटर बनाया जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे आराम से पोटेबल कर पाएंगे। साथ ही साथ इससे हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी है उसका हम लोग उत्पादन कर पाएंगे। अब देखते हैं ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के बारे में। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें कि बेसिकली हम लोग एनर्जी ही प्रोड्यूस करने वाले हैं, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंसेस जो होती है ना ओशन सरफेस वाटर में और डीप ओशन वाटर में। देखिए यहाँ पे समझिए, ये ओशन है, ओशन का ये सरफेस लेवल है और ये डीप लेवल है। तो इनके बीच में आपको पता है कि एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है। जैसे जैसे आप ओशन के नीचे चलते जाओगे वैसे वैसे जो ठंड है और ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होते जाएगा। ठीक है, तो ठंड भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी और ऑक्सीजन लेवल डाउन होते जाएगा, लेकिन ओशन का जो सरफेस होता है वो थोड़ा वार्म होता है और जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बिल्कुल मेंटेन होता है। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको यहाँ पे मैनेज करके क्या किया जाएगा, एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएगी। ट्रॉपिकल रीजन में तो आपको पता है कि जो सरफेस वाटर है वो यहाँ पे हीट हो जाता है सन एनर्जी से, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है अगर हम लोग डीप वाटर के कंपैरिजन में देखें। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और साथ ही साथ ये सिस्टम जो है इसमें हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस को यूज़ करेंगे और एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, ये आप देखो यहाँ पे, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो वार्म सरफेस सी वाटर यहाँ पे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है। कोल्ड डीप सी वाटर यहाँ पे आपका 3 से 7 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस हिसाब से हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए, जो हम लोग यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की बात करें तो इसमें 2 तरीके का मेथड है। एक है क्लोज्ड साइकिल मेथड है एंड यहाँ पे ओपन साइकिल मेथड है। क्लोज्ड साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे आप देखो कि ओपन साइकिल पहले समझ लो। जो यहाँ पे वार्म सरफेस वाटर है ना, ये वैक्यूम चैम्बर में प्रेशराइज किया जाएगा और फिर इसको कन्वर्ट करेंगे स्टीम में। और स्टीम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो टरबाइन को रन करके। अगर आप लोग बीटेक किए हो और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इस सारे फील्ड में से हो तो ज़रूर आपने देखा होगा टरबाइन को रन करके ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई होप कि आप लोग इससे क्लियर होंगे।
लेकिन जिनको नहीं पता है वो बस एक छोटा मोटा जो है वो उसको आइडिया रख लीजिए कि यहाँ पे वाटर को क्या किया जाता है, वाटर को यहाँ पे टरबाइन से रन कराकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो एक क्लोज्ड साइकिल है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि ऐसा है कि वार्म सी वाटर जो है वो यहाँ पे जाएगा एवोपोरेटर से, फिर वाटर वेपर यहाँ पे होगा, फिर ये टरबाइन जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा चलेगा। ये कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा मुझे भी इतना क्लियर नहीं है, बट क्योंकि इतना डीप आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो अगर आप की कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो भी वेल एंड गुड है। ओके, ये हम लोग को समझना है कि हमारी कितनी पोटेंशियल है कि हम लोग ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कर सकते हैं। हमारी कितनी क्षमता है, कहने का मतलब मेरी नहीं, इंडिया की कितनी क्षमता है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे देश में कहा जा रहा है कि 1,80,000 मेगावाट तक का हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इससे क्या फ़ायदा होगा ये समझिए। फ़ायदा ये होगा कि जोग्राफिकली वेल प्लेस्ड है हम लोग, यानी कि हमारी जो कंट्री है इसमें आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होने से क्या है कि हम लोग की जो लोकेशन है वो पूरे ग्लोब में आप देखोगे बहुत मस्त जगह है। मतलब कि इतने अच्छी जगह हम लोग फिट हुए हैं कि हम लोग के यहाँ ना सोलर एनर्जी की कमी है, ना वाटर एनर्जी की कमी है, ना विंड एनर्जी की कमी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो लोकेशन है वो इतना अच्छा है कि हम लोग एकदम से सुटेबल है कि जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन फैसिलिटी है वो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। जनरेट्स ए कांस्टेंट क्लीन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से क्या होगा कि एक कांस्टेंट और क्लीन सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी का है उसको हम लोग यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। साथ ही हमारे पास पोटेंशियल भी है कि हम लोग पोर्टेबल वाटर, हाइड्रोजन और एमोनिया ये भी हम लोग जनरेट कर पाएंगे। साथ ही आप देखो कोल्ड और जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो भी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे फ्रॉम इस कन्वर्शन प्रोसेस से। जैसे कि जो कमर्शियल प्रोडक्ट है ना, जैसे कि एसी वगैरह हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, सी वाटर हो गया, ये सब जो है कूल्ड करेगा ग्रीन हाउस गैसेस अनेबल फुल प्रोडक्शन। तो ये देखिए कि कुछ और चीज़ों में भी हमारा फ़ायदा हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन को सेटअप करते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन इतना आसान नहीं है, परेशानियाँ बहुत है। सबसे पहली है कि हाई अप फ्रंट कैपिटल कॉस्ट। सबसे पहले जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की तो हम लोग बात कर ली कि हाँ इसको हम लोग सेटअप करेंगे, लेकिन सेटअप करने के पीछे महंगी ये चीज़ें हैं, इसकी सेटअप बहुत कॉस्टली है। सेकंड है कि यहाँ पे हमारे यहाँ तो अब तक भैया इतनी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो किसी फील्ड की नहीं है, तो हम लोग इस फील्ड की कैसे एक्सपेक्ट कर लें। सेकंड है कि इन्वायरमेंटल कंसर्न है। अगर हम लोग यहाँ पे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन लगाते भी हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे मैराइन ऑर्गेनिजम्स में होगा, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर डिफरेंसेस को यहाँ पे किसी तरीके से करके हम लोग यहाँ पे एनर्जी अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी कराते हैं तो कहीं ना कहीं जो सी वाटर में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग हर्ट करेंगे। इकोसिस्टम हमारा हर्ट होगा क्योंकि कूलर का डिस्चार्ज होगा, डेंसर का डिस्चार्ज होगा, न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो है उनमें भी कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा, बायोफॉलिंग यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। कहने का मतलब है कि अनवांटेड जो है एल्गी वगैरह होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा, प्लांट आएंगे, तो ये सारी चीज़ भी देखने को मिलेगा। तो ये तीन तो यहाँ पे एक चैलेंजेस है जो आप कह सकते हो कि बिग चैलेंजेस है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा देख लेते हैं कि अदर फॉर्म्स क्या है ओशन बेस्ड एनर्जी का, कि ओशन से और कौन किस किस तरीके की हम लोग एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेव एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि वेव जो जनरेट होती है ओशन में उससे हम लोग वेव एनर्जी भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही करंट एनर्जी है। आप देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कैप्चर करके जो ओशन करंट से है और इसको फिर टरबाइन में सबमर्ज करके ये करंट एनर्जी आपका प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही टाइडल एनर्जी भी है। ये आप देखो कि हमारे यहाँ जो है एक अच्छा खासा पोटेंशियल है कि हम लोग टाइडल एनर्जी भी जो है इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि लो टाइड हाई टाइड्स ये देखने को मिलता है वाटर लेवल पे। हमारे यहाँ नहीं, ये ओशन में ही होता है। तो लो टाइड्स हाई टाइड्स है, तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे टाइडल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ओशन से आप लोग देखो कि ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट तो हम लोग सेटअप कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ये सारे ऑप्शंस भी आपको पता होना चाहिए। वे फॉरवर्ड में हमें बताया जा रहा है कि अब हम लोग को फिनेंशियल और जो पॉलिसी सपोर्ट है उसको एक्सेलरेट करना होगा, जिससे कि हम लोग बेटर तरीके से ओशन थर्मल एनर्जी जो कन्वर्जन है उसको एक्सेलरेट कर सके। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग को इन्वेस्ट करना होगा और जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है ओशन एनर्जी के फील्ड में उसको बढ़ाना होगा। और उसके बाद हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, जो केयरफुली हम लोग एक्सेस कर सके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कोस्टल रीजन कंजर्वेशन है, तो ये तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ओशन थर्मल एनर्जी। तो ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग के पास होना चाहिए।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोस्टल रीजन कंजर्वेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोस्टल रीजन को हम लोग कैसे यहाँ पे कंजर्व करके चल रहे हैं। तो एक्चुअली ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ है कि जो कैग है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनके द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया और इसमें ये बताया गया कि या तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो स्टेप लिया जा रहा है इंडिया के कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, वो सक्सेसफुल हुआ है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोस्टल जोन कहने का क्या मतलब है? देखिए, हमारा इंडिया का मैप तो आप देखे ही होंगे। तो इंडिया का जब मैप आप देखते हो तो उसमें जो हमारी सदर्न पोर्शन है, सदर्न पोर्शन क्या है कि एक साइड आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, एक साइड आपको अरेबियन सी, और नीचे क्या है कि इंडियन ओशन से पूरा घिरा हुआ है। तो ये जो पानी से पूरी तरीके से जो घिरी हुई है ना, इसको हम लोग यहाँ पे कोस्टल रीजन कहते हैं, जो कोस्ट से सटी है। वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ये दो कोस्ट से हमारी जो है सदर्न यानी कि पेनिसुलर पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कोस्टल जोन क्या होता है? एक इंटरफेस है किसके बीच में? लैंड और सी के बीच में, जिसमें कि हमारा कोस्टल लैंड भी होता है, इंटरटाइडल एरिया भी होता है, कोस्टल इकोसिस्टम भी होता है, जिसमें रिवर्स हो गए, एस्चुरीज हो गए, है ना, मार्शेस हो गए, वेटलैंड्स हो गए, बीचेस हो गए। तो ये सब कहाँ आता है? कोस्टल जोन में ही आएगा। कोस्टल वाटर के बिहाइंड अगर हम लोग देखें बिसाइड, तो अदर भी मेजर यहाँ पे इकोसिस्टम है जो कि कोस्टल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जो कि मैंग्रोव्स हो गए। तो सबसे बड़ी मैंग्रोव्स तो आपको पता है कि सुंदरबन में है, साथ ही कोरल रीफ्स है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखने को मिलेगा, सी ग्रासेस है, मड फ्लैट्स है, एस्चुरीज है, बैक वाटर्स है, लगून्स है, सैंड ड्यून्स है। तो ये सारे ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पे इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि हमारे इंडिया में जो कोस्ट लाइन है वो 7516 किलोमीटर है, जिसमें कि मेन लैंड है। और साथ ही साथ आप देखो कि लक्षद्वीप भी है जो कि 132 किलोमीटर से ये एक्सटेंड है। साथ ही अंडमान निकोबार अगर देखें तो इनको मिलाकर 1962 किलोमीटर है। ओके, ये डिस्टेंस, ये कोस्ट लाइन है। तो 3 अगर हम लोग देखें कि कितने स्टेट है हमारे देश में जो कि कोस्टल स्टेट है, तो टोटल 9 स्टेट है। अब कौन कौन है? तो अगर हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न घाट से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, है कि नहीं? तो ये वेस्ट से स्टार्ट करते हुए ईस्ट तक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये तो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हो गई। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन क्या है, कैसे कैसे हम लोग कोस्टल एरिया को कंजर्व करके चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, जो कि 2 नोडल मिनिस्ट्रीज़ बनाए गए हैं और कोस्टल और ओशन एरिया को यहाँ पे डील करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन भी इशू किया गया है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। तो हमारे यहाँ बाकायदा कानून भी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, जिसके तहत जो कोस्टल स्पेस है उसको, उसमें जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको रेगुलेट किया जाता है इस कानून के तहत। उसके अलावा हमारे यहाँ कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019 भी है, जिसका एम है कि कैसे कोस्टल एरिया को डिफरेंट जोन में हम लोग क्लासीफाई करें और मैनेज करें कुछ एक्टिविटी जो कि इंटीग्रेटेड मैनर्स में हो। 3 इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल हैं कि ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सेंटर में है, और हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में आप देखोगे तो स्टेट्स कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और साथ ही साथ आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कोस्टल स्टेट्स में आते हैं, ये सारे कोस्टल स्टेट के अंदर। ओके, तो इस तरीके का कानून सारे हैं जिसके तहत जो है यहाँ पे कंजर्व किया जा रहा है कोस्टल एरिया को। अब CRZ के बारे में बात हुई है तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि CRZ यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन है क्या। इसमें जोन को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया। जोन 1 जो है इसको हम लोग इकोलॉजिकली सेंसिटिव कह रहे हैं, यानी कि आप देखो ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है। इसमें क्या क्या है बेसिकली, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो तो मैंग्रोव्स आते हैं, 50 मीटर तक बफर एरिया आता है मैंग्रोव्स का, और नेशनल पार्क है, मेराइन पार्क है, सेंचुरीज है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, और अदर प्रोटेक्टेड एरिया भी है। सॉल्ट मार्सेस भी आपको देखने को मिलेगा कि इसी में है। एरिया और स्ट्रक्चर्स जो आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का है ये सब इसी के तहत आते हैं, यानी कि CRZ फर्स्ट के अंदर। सेकंड में अगर हम लोग देखें यहाँ पे वो सारे एरिया है जो कि म्यूनिसिपल लिमिट के तहत आ रहे हैं, अर्बन एरिया भी इसी में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड जो एरिया यहाँ पे इंक्लूड है इसमें है अनडिस्टर्ब्ड, और जो कि यहाँ पे ना ही CRZ फर्स्ट में है और ना ही CRZ सेकंड में है, तो वैसे रीजन है जिसमें कि कोस्टल जोन जो ग्रामीण क्षेत्र के है ना, वो यहाँ पे आपका CRZ थर्ड में है, इट मीन्स कि थर्ड जोन में।
उसके बाद फोर्थ जोन आप देखो तो इसमें क्या है ना कि वाटर एरिया, यानी कि जो लो टाइड वाला लाइन है ना, उससे लेकर जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, वहाँ की जो वाटर एरिया है वो आपका आता है फोर्थ में, यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन फोर्थ में ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे मेनली 3 ही याद रखना है, तो 4 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हैं जो कि काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीज़न है ये मिनिस्ट्री का, तो वो यहाँ पे रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो भी कोस्टल एरिया में होता है। और मिनिस्ट्री आप देखो तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जिसका डोमेन एक्सपर्ट है फॉर ग्रांट, जो यहाँ पे अप्रूवल वगैरह अगर लेना होता है तो वो यहाँ पे दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत। उसके बाद अगर हम लोग नेशनल या ये कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी देखें तो एक्चुअली ये अपेक्स एजेंसी है कोस्टल रेगुलेशन के लिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि क्या क्या काम करना है कोस्टल एरिया जोन में। साथ ही अगर स्टेट की बात करें, जो स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो बेसिकली ये वो सारे प्रोजेक्ट भी इवेल्युएट करते हैं जो भी उनके रिस्पेक्टिव स्टेट में है, और रिकमेंड भी करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को अप्रूवल के लिए। उसके बाद स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो असेसमेंट अथॉरिटीज़ है, तो ये स्टेट बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, तो प्रोजेक्ट को ग्रांट करने के लिए, जो प्रोजेक्ट क्लियरेंस वगैरह दिया जाता है उसको ग्रांट करने के लिए। उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ है जो कि मॉनिटर करते हैं जो भी कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है ना उसको। ओके, तो चलिए ये सब तो बेसिक बातें हुई जो कि फैक्ट्स एंड फिगर से जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि इस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या क्या है उसे समझते हैं। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। फाइंडिंग ये है कि अभी तक यहाँ पे नेशनल कोस्टल जोन जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है इसको नोटिफाई नहीं किया गया है कि ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है। और स्टेट की जो है इसको भी रिकॉग्नाइज नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया कुछ स्टेट में, जैसे कर्नाटक में है, और गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में अभी भी देर हो रहा है इसको कॉन्स्टिट्यूट करने में। तो मेनली यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया जा रहा है कि जो स्टेट की कोस्टल जो जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनको परमानेंट बॉडी बनाने की ज़रूरत है, वो भी फुल टाइम मेंबर के साथ, ठीक है। प्रोजेक्ट क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोजेक्ट जो कि अप्रूव कर रही है, यानी कि यहाँ पे आप देखो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है। इसके अलावा भी आप देखो तो प्रोजेक्ट को यहाँ पे इसके बेसिस पे कि इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पहले उसको एनालाइज कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे क्लियरेंस वगैरह दिया जाता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट है। रिकमेंडेशन दिया गया है कि मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट इन डेप्थ इकोलॉजिकल इवोल्यूशन तक जाए। इट मीन्स कि जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रही है और उसको यहाँ पे क्लियरेंस देना है तो उसको इन डेप्थ यहाँ पे चेकआउट करना है। ओके, पोस्ट क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो मेनली यहाँ पे क्लियरेंस दे देने के बाद जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसमें यहाँ पे मॉनिटर करना होता है, क्लियरेंस करना मॉनिटर करना होता है कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या काम किया जाएगा। कंजर्वेशन अगर हम लोग कोस्टल स्टेट का देखें तो देखिए तमिलनाडु है जिनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि कैसे यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार वाले रीजन में कैसे इनको लेकर चलना है। साथ ही आप देखो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक नेसेसरी एफर्ट्स तो ला ही सकते हैं, जिससे कि किस तरीके से वो अपने एरिया में जो कोरल रीफ है, टर्टल नेस्टिंग साइट्स है, उसको मैनेज करके चलेंगे। ओके, तो ये भी बात बताया गया। साथ ही इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान जो है वो क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया के लिए अभी तक कोस्टल स्टेट्स ने नहीं बनाया है। तो ये सब फाइंडिंग देखने को मिला है। कहीं ना कहीं लापरवाही कह सकते हो आप, ट्रांसपेरेंसी की कमी कह सकते हो, या फिर लैक ऑफ व्हील कह सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, यानी कि स्ट्रैटेजी नहीं बनाया जा रहा है, एफर्ट्स नहीं लाया जा रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लूप होल पता चला है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कोस्टल रीजन को मेनली थ्रेट्स क्या है आज के डेट में, क्या क्या परेशानियाँ हो रही है। सबसे पहले तो कोस्टल इरोजन हो रहा है। इरोजन कहने का मतलब है कि देखिए क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो है ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ती जा रही है। ग्लोबल टेम्परेचर जिस स्पीड से बढ़ते जा रहा है उस स्पीड से जो हमारे हिमालय में जितने भी सियाचिन ग्लेशियर है और ग्लेशियर है वो सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पिघल के वो सारे ग्लेशियर जाएंगे कहाँ, उनका जो पानी होगा वो सारे ओशन में आएंगे। ओशन में जब पानी आएंगे तो ऑब्वियस है कि जो वाटर लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। जब वाटर लेवल इंक्रीज़ होगा तो ये पानी कहाँ जाएगा, कोस्ट के अंदर आएगा। यानी कि हमारे जो कोस्टल स्टेट है, 9 कोस्टल स्टेट है, उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है। फाइन, तो इससे क्या होगा, इरोजन होगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हैबिटाट लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। जितना ज़्यादा पानी अंदर आ रहा है वहाँ पे रहने वाले लोग जो है अपनी जगह को
ही छोड़कर उनको जाना पड़ रहा है। बहुत सारे आप देखो कि टूरिज्म रिलेटेड जो है चीज़ें वो बर्बाद हो रही है, फ़िशिंग वगैरह, यानी कि एक इकॉनमी पे इम्पैक्ट हो रहा है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पे डिसरप्ट हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। साथ ही पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। जैसे आप देखो कि कंटामिनेटेड लोड जो है वो यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ है, एनिमल्स, ह्यूमन हेल्थ, ये सब यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक सबसे ज़्यादा कॉज है जिसके कारण हर एक चीज़ ऑल्टर हो रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि ये एक तरीके से आप देखो कि मैरीन इकोसिस्टम के लिए आज की डेट में एक सबसे बड़ा लीडिंग थ्रेट है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इन फॉर्म ऑफ फिशिंग आप कह सकते हो, या फिर मैरीन फिशेस जो है आज के डेट में एक्सपीरियंस कर रही है कि ड्रास्टिक कोलैप्स देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक इशू है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट है, जिसे हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो यूट्रोफिकेशन के कारण क्या हो रहा है कि जो साइकिल है अलगल ब्लूम्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अलगल ब्लूम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं उतना ज़्यादा डेथ भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, ऑक्सीजन डिप्लीशंस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो यूट्रोफिकेशन से क्या हो रहा है, अलगल ब्लूम जो है वो ज़्यादा इन्हेंस हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से डेथ भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, ऑक्सीजन डिप्लीशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है कोस्टल वाटर के लिए एक अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करनी चाहिए। जितनी भी कोस्टल कम्युनिटीज़ है, टाउन्स है, इकोसिस्टम है, तो उसको भी यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि वल्नरेबल स्ट्रेचेस कैसा होगा। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। अब अगर हम लोग देखें तो वाटर लेवल जो है वो अप हो रहा है। वाटर लेवल अप होने से क्या क्या यहाँ पे परेशानियाँ हो सकती है, इसको एक तरीके से हम लोग को असेसमेंट करना ज़रूरी है। साथ ही पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो लाने की ज़रूरत है, जिससे कि कंपैटिबिलिटी इम्प्रूव हो सके। इट मीन्स कि इस एरिया में अर्बनाइजेशन इम्प्रूव हो, टूरिज्म इम्प्रूव हो, रिक्रिएशन हो। इट मीन्स कि जितनी भी बर्बादी हो रही है या फिर जो भी नुकसान हो रहा है उसको हम लोग सही तरीके से फिर से इम्प्रूव कर सके। ऑप्टिमल यहाँ पे आप देखो कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान तो होना ही चाहिए। बहुत सारे स्टेट तो अभी तक कोई भी प्लान के साथ नहीं आगे बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक है और ख़तरनाक भी है। लेकिन एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। फोकस जो है वो सस्टेनेबल यूज़ में होना चाहिए, कि जो भी मैरीन रिसोर्सेज यूज़ किया जा रहा है बाय पब्लिक अवेयरनेस ऑफ मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, तो उसको इस तरीके से यूज़ करें कि ऐसा नहीं कि आज के डेट में हम लोग पूरे फिशेज़ को जो है पकड़ के खा के ख़त्म कर दें। ऐसा होना चाहिए कि आज के भी डेट में जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो हो ही, सारे पॉपुलेशंस को मिल ही जाए, जितने भी लोग हैं उनको मिल ही जाए, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी जो भी लोग आ रहे हैं इस धरती पे उनको भी सारी चीज़ें मिले, यानी कि मैरीन इन्वायरमेंट किसे कहते वो उनको भी पता होना चाहिए। साथ ही मेनली फोकस करना चाहिए सस्टेनेबल यूज़, जो कि हमने देखा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है, कुछ एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग जो इम्प्रूवमेंट है ये इन्वायरमेंटल क्वालिटी ऑफ कोस्टल जोन में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते वो अचीव कर सके। ओके, तो ये सारी बातें हुई। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या क्या सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ कानून देखिएगा लेजिस्लेशन में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, एंड देन यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। तो हमारे यहाँ 3 कानून हैं जिसके तहत से हम लोग पूरी इन्वायरमेंट को यहाँ पे केयर करके चलते हैं। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन हमारा अलग है, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको लाया गया। उसके बाद हम लोग देखें तो मिनिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनके द्वारा नेशनल प्लान लाया गया, स्टेट लेवल पे प्लान लाया गया। गवर्नमेंट के द्वारा भी इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लाया गया कि 2-3 जो स्टेट है वो एक साथ मिलकर ही अपना प्लान स्ट्रैटेजी लेकर आए। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा प्रपोजल भी यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। साथ ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लाया गया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, जिससे कि ये देखा जा रहा है कि कौन सी इन्वायरमेंट है, जो कि कौन सी बीचेस है जो कि सबसे ज़्यादा क्लीन रहती है। ठीक है, तो क्लीन बीचेस को यहाँ पे क्लीन बीचेस को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, और जो बीचेस है उनको कंजर्व करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। चलिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। सेकेंड है कि अब तक हमारे देश में कितने कोस्ट बीचेस को यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, और इनमें से किसी 4 का नाम आप बताओ। ठीक है, कि जो भी आपको याद है या फिर जहाँ जहाँ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है।
साथ ही अगर हम लोग देखें तो कोस्टल रीजन पे इतना ध्यान दे रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले आप देखो कि कोस्टल रीजन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन को यहाँ पे मैनेज करना है। एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका लोग जो है बुरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते, यूज़ नहीं करते, एक्सप्लॉइट करते, तो उसको हम लोग को सेव करके चलना है। साथ ही जो वाटर का डिस्चार्ज होता है, वाटर एफ्लुएंट का डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूनिसिपल सीवेजेस का यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको मैनेज करना है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो हाई प्रोडक्टिविटी होता है, यानी कि अगर आप देखो तो कोस्टल रीजन और जो मैरीन इन्वायरमेंट है उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई है। कम्युनिटी की फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस है कि यहाँ पे बचाव जो होता है वो यहाँ पे कोस्टल रीजन से ही होता है, तो ये भी एक हम लोग मान सकते हैं। और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो डेवलप कहाँ होना चाहते हैं, तो कोस्टल के ही पास, कोस्टल रीजन में ही डेवलप होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको हर एक तरीके की सुविधा देखने को मिलेगी। तो ये भी एक सारी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोस्टल रीजन कंजर्वेशन। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और कोस्टल रीजन से रिलेटेड जो भी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों तरीके से आप लोग को यहाँ पे रेडी रहना है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी कैग की रिपोर्ट आई जिसमें कि बात किया गया कि कोस्टल रीजन को कंजर्व करना है। कोस्टल रीजन क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, हमारे देश में कितनी लंबी कोस्ट लाइन है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि कंजर्वेशन कैसे हम लोग कोस्टल एरिया का कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पे रिलेटेड है, तो उनके बारे में डिटेल में देखें। कोस्टल रेगुलेशन जोन हमारे देश में बनाया गया है रूल्स, तो उसके बारे में हम लोग देखें। साथ ही क्या क्या की फाइंडिंग है, इट मीन्स की पूरी लूप होल बताई गई है, उसे डिस्कस किए। कहाँ कहाँ थ्रेट है, कोस्टल रीजन को किस तरीके से क्या परेशानी हो रही है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में ही डिस्कस किए हैं। साथ ही एक वे फॉरवर्ड अच्छा सा बताया गया है कि कहाँ कहाँ हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही इनिशिएटिव भी बताया गया है कि हमारे इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया, हमारे इंडिया में कौन कौन सी कानून है जिसके तहत जो हम लोग कोस्टल रीजन को कंजर्व करने पे फोकस कर रहे हैं। ओके, और आगे हमें और क्या करना चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस लेसन, और ये काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा आप लोग के लिए। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अर्थ गंगा के साथ स्टार्ट करेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है इन्वायरमेंट में उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसे हम लोग कंप्लीट करने के बाद फिर सितंबर और अक्टूबर मंथ की भी मैगजीन आई है, उसे भी हम लोग फास्ट तरीके से डील करने का कोशिश करेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग को मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारी ज्वाइन करनी है तो आप लोग मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ पे मेल कर आप लोग फर्दर जो भी आपकी क्वेरीज है वो वहाँ से फुलफिल हो पाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।